हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास विष कन्या का पार्ट 2। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वह रिवॉल्वर उसके बाप की थी और उसको इस्तेमाल करने का ख्याल उसे कभी नहीं आया था। लेकिन पिछले हफ्ते की उमेश की हरकत ने अब तक जो उसके घर में अलमारी में उपेक्षित सी पड़ी रहती थी निकाली थी। उसे तेल वगैरह देकर साफ किया था और फिर उसे कार्निवाल के उस संदूक में रखना शुरू कर दिया था। वह केबिन से बाहर निकला। उस घड़ी वह इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, अगर उमेश ने मारिया के साथ कोई भी शरारती हरकत की तो वह उसे शूट कर देगा। केबिन के पहलू से होता हुआ वह सामने की तरफ बढ़ा। कुछ क्षण वह मारिया के ही आसपास रहना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उमेश क्या करता था। उसके देखते देखते उमेश स्टॉल पर पहुंचा। मोहर सिंह स्टॉल से थोड़ा परे ठिठक गया था। उसकी चौकनी आंखें भीड़ में चारों तरफ यूं फिर रही थी जैसे किसी शरारती तत्व को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उमेश ने मारिया से कोल्ड ड्रिंक की मांग की। मारिया ने फौरन मशीन में से एक गिलास पाइनएप्पल जूस निकाला और गिलास उसके सामने रख दिया। फेडरिको धड़कते दिल से देखता रहा कि उमेश आगे क्या करता था। उसका हाथ अपने आप पोशाक की जेब में पड़ी रिवॉल्वर की मूठ से जा लिपटा था। वह गोली चलाने से बचना चाहता था, लेकिन अगर उमेश बाज न आया तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन उमेश ने मारिया पर हाथ डालने की कोशिश न की। उसने काउंटर पर से पाइनएप्पल जूस का गिलास उठाया, एक ही सांस में उसे खाली किया और गिलास काउंटर पर रख दिया। फिर उसने सल्यूट की शक्ल में दो उंगलियां अपने माथे से लगाकर मारिया का धन्यवाद किया और फिर कैनवस के झोले एक ही हाथ में थामकर वहां से चल दिया। फेडरिको ने महसूस किया कि उसका सारा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। उमेश स्टॉल के पास से हट गया तो उसने शांति की एक लंबी सांस ली। रिवॉल्वर की मूठ से लिपटा उसका हाथ अपने आप ही वहां से हट गया। वह रेलगाड़ी की तरफ बढ़ा। एकाएक एक औरत की चीख से वातावरण गूंज उठा। फेडरिको ठिठक कर घूमा। उसने देखा बैंक की ओर बढ़ता हुआ उमेश एकाएक रास्ते में ही रुक गया था। उसकी टांगें यूं मुड़ने लगी थी जैसे उसका बार न संभाल पा रहा हो। अपने को धराशायी होने से बचाने के उपक्रम में उसने समीप से गुजरती एक औरत की बाह थाम ली थी, जो कि उसकी उस अप्रायश्चित हरकत से घबराकर चीख उठी थी। फेडरिको को दूर से भी दिखाई दे रहा था कि उमेश का चेहरा एकाएक लाल हो गया था और यूं खिंच गया था जैसे वह भारी तकलीफ में हो। फिर उसने औरत की बाह छोड़ दी और वह बड़े आतंकित भाव से यूं अपनी वर्दी के कोट के गले तक बंद बटन खोलने की कोशिश करने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। फिर एकाएक वह सड़क पर ढेर हो गया। उसके हाथ में थमे कैनवस के दोनों जोले एक को लुढ़क गए थे। एक जोले ने एक बार कलाबाजी सी खाई और फिर पता नहीं कैसे उसका मुंह खुल गया। कुछ नोट जोले से निकलकर बाहर बिखर गए। जो औरत चीखी थी, एकाएक वह उत्तेजित भाव से बोली, अरे भाई देखो इसे क्या हो गया है, मदद करो बेचारे की। यह तो यूं तड़प रहा है जैसे इसे गोली लगी हो। मोहर सिंह झोले से बाहर गिरे नोट इकट्ठे कर रहा था। उमेश की तरफ झांकने से भी पहले उसने सारे नोट इकट्ठे करके वापस झोले में भरे और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर वह घुटनों के बल उमेश के पास बैठ गया। तब तक नीचे गिरे उमेश के चारों ओर उत्सुक भीड़ का घेरा बन गया था।
हर कोई मुंह बाए जमीन पर पड़े उमेश को देख रहा था। उमेश, उमेश! मोहर सिंह उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ता हुआ पूछ रहा था। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, उमेश फंसे स्वर में बोला। एकदम से ही कुछ हो गया है मुझे। मुझे अपने भीतर आग लगी मालूम हो रही है, लेकिन बाहर से ठंडक महसूस हो रही है। मोहर सिंह एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने कैनवस के दोनों जोले उठाए और बख्तरबंद गाड़ी की तरफ लपका। गाड़ी के पिछले दरवाजे के सामने पहुंचकर वह जोर जोर से उस पर दस्तक देने लगा। दरवाजा फिर खुला और उस पर रमेश प्रकट हुआ। रमेश! मोहर सिंह फौरन घबराए स्वर में बोला। तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है क्या? रमेश आतंकित भाव से बोला। पता नहीं, लेकिन वह तो जमीन पर गिर पड़ा है और मछली की तरह तड़प रहा है। हे भगवान! रमेश फौरन गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। अभी तो वह ठीक था, उसे अभी अभी कुछ हुआ है। कहता है उसे अपने भीतर आग लगी महसूस हो रही है। हे भगवान! रमेश ने मोहर सिंह के हाथ से कैनवस के दोनों जोले झपटे और उन्हें गाड़ी के भीतर फेंक दिया। फिर उसने गाड़ी के दोनों दरवाजे बंद करके उन पर ताला लगाया और मोहर सिंह के साथ उधर भागा जिधर जमीन पर पड़ा उसका भाई तड़प रहा था। उमेश! उसके समीप पहुंचते ही रमेश व्याकुल भाव से बोला। क्या हुआ? उमेश बड़ी मेहनत से बोल पाया। उसने अपने भाई को भी वही कुछ बताया था जो वह मोहर सिंह को बता चुका था, लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसने पहले नहीं कही थी। भैया, वह बड़ी कठिनाई से कह पाया, मुझे जो कुछ हुआ है उस साले गोवानी की बीबी का पाइनएप्पल जूस पीकर हुआ है। रमेश ने अपने इर्द गिर्द जमा भीड़ पर निगाह फिराई और फिर याचनापूर्ण स्वर में बोला। खड़े खड़े तमाशा मत देखो भाई लोगों, भगवान के लिए किसी डॉक्टर को बुलाओ। भीड़ में से एक नौजवान आदमी आगे बढ़ा। मैं डॉक्टर हूँ, वह बोला और रमेश की तरह उमेश के पास अकड़ू बैठ गया। क्या ऐसा दौरा इसे कभी पहले भी पड़ा है? नहीं, उमेश बोला, कभी नहीं। इसे लू तो नहीं लग गई? मोहर सिंह बोला। लू लगने लायक गर्मी कहाँ है आज? रमेश बोला। उमेश के पास अकड़ू बैठे व्यक्ति ने उसकी छाती टटोली, नब्ज देखी और उसके दहकते हुए चेहरे को अपने एक हाथ की पोंछ से छुआ और फिर बोला। यह गर्मी लगने वाला केस नहीं है। इसे लू लगी होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही यह पेट में भयंकर दर्द की भी शिकायत कर रहा है। मेरे ख्याल से यह फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। अरे भाई, रमेश व्यग्र भाव से बोला, अगर तुम डॉक्टर हो तो कुछ करो तो सही इसके लिए। यूं सिर्फ बात बनाने से क्या होगा? हौसला रखो रमेश, मोहर सिंह बोला। डॉक्टरों को उपचार से पहले निदान भी तो करना होता है। डॉक्टर साहब, रमेश व्याकुल भाव से अपने तड़पते हुए भाई की सूरत देखता हुआ बोला। इसे फूड पॉइजन कैसे हो सकती है? खाया तो इसने कुछ है ही नहीं। तो फिर इसे जहर दिया गया है। डॉक्टर गंभीरता से बोला। इसकी जैसी हालत इस वक्त हो रही है वो जहर से ही होती है। इसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो। लेकिन अभी तो कुछ करो डॉक्टर साहब, मोहर सिंह बोला। इसकी हालत से तो लगता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इसे कुछ हो जाएगा। कहीं से एक स्टोमेक पंप का इंतजाम करो। डॉक्टर बोला। वह क्या होता है? वह पेट में मौजूद सब कुछ बाहर निकालने के काम आता है। वह कहाँ मिलेगा? इसी ब्लॉक के सिरे पर डॉक्टर लोहानी का क्लिनिक है। डॉक्टर वहाँ नहीं भी होगा तो उसका कंपाउंडेंट जरूर होगा। तुम भागकर वहाँ चले जाओ और उसे कहना कि डॉक्टर आहूजा ने स्टोमेक पंप मंगवाया है। मोहर सिंह हिचकिचाया। चाचा, रमेश बोला, देर मत करो, जरा लपक कर जाओ।
यह उमेश की जिंदगी का सवाल है। मोहर सिंह लगभग दौड़ता हुआ वहां से विदा हो गया। लंगड़ाता हुआ फेडरिको जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पर पहुंचा। वह काउंटर का तख्ता उठाकर भीतर दाखिल हुआ और अपनी पत्नी की बगल में जा खड़ा हुआ। मारिया ने उलझनपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा। उसके पाइनएप्पल जूस के गिलास में तुमने तो कुछ नहीं डाल दिया था? फेडरिको ने पूछा। मारिया ने बड़ी जोर से इनकार में सिर हिलाया। फिर उसने मशीन में से जूस का एक गिलास भरा और उसे खुद पीने लगी। उसके गिलास में जूस ही था और कुछ नहीं। मारिया ने अपने खाली गिलास की तरफ इशारा किया और सहमति में सिर हिलाया। कमाल है, यह बखेड़ा भी अभी होना था। मारिया खामोश रही। फिर फेडरिको ने स्टॉल से बाहर की तरफ कदम उठाया, लेकिन मारिया ने कसकर उसकी बाह थाम ली। क्या चाहती हो? फेडरिको बोला। मारिया ने कुछ इशारा किया। मैं यहीं रुकूं? मारिया ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छी बात है, रुक जाता हूँ। मौजूदा हालात में अब कोई काम दाम होता तो लगता नहीं। वहीं खड़े खड़े उसने फिर सक्सेना बंधुओं पर निगाह डाली। रमेश ने अपने नीचे पड़े भाई की वर्दी खोलकर उसे कमर तक नंगा कर दिया था और एक अखबार की सहायता से उसे हवा कर रहा था। डॉक्टर आहूजा ने अपने छोटे से मेडिकल बैग में से इंजेक्शन की सीरीज निकाल ली थी और उमेश को कोई इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहा था। सीरीज इंजेक्शन के तरल पदार्थ से भर गई तो उसने उसकी सुई उमेश की बाह में भोंक दी। उसने पिस्टल दबाया और सुई वापस खींच ली। फिर वह बड़े गौर से उमेश के चेहरे पर इंजेक्शन की कोई प्रतिक्रिया तलाश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की रौनक न आई। उसने उमेश की दोबारा नब्ज टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रखा और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? रमेश आतंकित भाव से बोला। सॉरी, डॉक्टर बोला, अब स्टोमिक पंप की जरूरत नहीं रही। यह आदमी मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश गला फाड़कर चिल्लाया। यह नहीं हो सकता। सॉरी, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में दोहराया। फिर बैंक की बख्तरबंद गाड़ी लूट गई। बाद में कम से कम 500 चश्मदीद गवाहों ने तस्दीक की कि गाड़ी जोकरों ने लूटी थी। जोकरों की एक जैसी पोशाक पहने कम से कम आधा दर्जन आदमी थे जो डकैती के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन फेडरिको लोगों के उस बयान से सहमत नहीं था। उसने अपने अतिरिक्त सिर्फ 2 और जोकर ही देखे थे और लोगों का कहना था कि हर तरफ जोकर ही जोकर दिखाई दे रहे थे। उमेश की मौत की घोषणा के वातावरण ने पनपती किसी शरारत का पहला एहसास फेडरिको को तब हुआ था जब उसे एकाएक बच्चों की रेल के इंजन की तीखी चीख सुनाई दी थी। उसने एक झटके से सिर उठाकर रेल की दिशा में देखा तो पाया कि रेल के नन्हे नन्हे डिब्बों में हंसते चिल्लाते किलकारियां मारते बच्चे भरे हुए थे और रेल अपने प्लेटफॉर्म से सरक रही थी। उसने जल्दी से इंजन की तरफ देखा तो पाया कि रेल के छोटे से इंजन पर उसी जैसी पोशाक पहने एक जोकर सवार था। फेडरिको फौरन स्टॉल के पीछे से निकल और अपनी लंगड़ी चाल से जितनी तेज रेल की तरफ भाग सकता था भागा। उसकी नकली टांग उस रोज उसे बेहद तंग कर रही थी। वह अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एकाएक एक नई आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह आवाज बख्तरबंद गाड़ी की तरफ से आई थी। वह ठिठका। उसने गाड़ी की दिशा में निगाह डाली। पिछली बार उसने गाड़ी की दिशा में देखा था जब उमेश सक्सेना उसमें से निकला था और उसका पिछला दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगाकर अपने जमीन पर पड़े तड़पते भाई की तरफ भागा था। लेकिन उस वक्त
गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था और उस खुले दरवाजे में से उसी जैसी जोकर की पोशाक पहने और चेहरे पर उसी जैसा जोकर का मेकअप किए एक आदमी चढ़ा हुआ था। वह जोकर दरवाजे से जरा परे हटकर गाड़ी के भीतर खड़ा हुआ था और दोनों हाथों से नोटों को मुट्ठियों में भरकर उन्हें बाहर हवा में उछाल रहा था। नोट हवा में उड़ रहे थे और वहां मौजूद सैकड़ों हजारों बच्चों, बूढ़ों और जवानों में तहलका मचा हुआ था। हर कोई हवा में उछल उछल कर नोटों को झपटने की कोशिश कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भारी आपादापी और छीना झपटी मची हुई थी। हर कोई इसी कोशिश में लगा दिखाई दे रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट उसी के काबू में आ जाए। फेडरिको बड़ी मुश्किल से उस भीड़ में यह देख पाया कि रमेश सक्सेना कहाँ था। वह गाड़ी से बहुत परे लोगों की भीड़ के एकदम पीछे मौजूद था। अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसने हाथ में ले ली थी, लेकिन उतनी दूर से न तो वह नोट लौटाते जोकर पर गोली चला सकता था और न ही भीड़ उसे जोकर के करीब पहुंचने दे रही थी। वह पगलाए सांड की तरह लोगों को धकेल धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह 4 कदम आगे बढ़ने में कामयाब होता तो 3 कदम वापस धकेल दिया जाता। इतनी भीड़ में से गोली चलाने में उसे इस बात का भी डर लगना अवश्य भावी था कि गोली किसी और को न लग जाए। तभी फेडरिको का ध्यान फिर रेलगाड़ी की ओर आकर्षित हुआ। रेल पर चढ़े बच्चों की किलकारियां एकाएक भय की चीखों में बदल गई थी। उसने देखा इंजन पर चढ़ा जोकर वहां से गायब था। वह रेल को अपनी साधारण रफ्तार से दुगुनी रफ्तार पर चालू करके इंजन पर से कूदकर उतर गया था और उस वक्त रेल की खतरे की हद तक तेज रफ्तार से डरकर बच्चे चीखे मार रहे थे। फेडरिको रेल की तरफ भागा। रेल की नन्ही नन्ही पटरियों पर रेलगाड़ी हिचकोले लेती हुई भाग रही थी। किसी भी क्षण रेल पटरी से उतर सकती थी या इतनी तेज रफ्तार की वजह से पटरी उखड़ सकती थी। हांफता लंगड़ाता फेडरिको गोल घूमती रेल के रास्ते में पहुंचा। फिर जो ही इंजन उसके सामने से गुजरा, वह उसके साथ साथ भागने लगा और फिर झपट कर उस पर चढ़ गया। चढ़ते समय उसकी बाह को इतनी जोर का झटका लगा था कि उसे उखड़ती सी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने हाथ में आ गई इंजन की रेलिंग नहीं छोड़ी। उसने जल्दी से ब्रेक लगाई और इंजन बंद किया। रफ्तार घटते ही बच्चों की भय भरी चीख पुकार भी घटने लगी। फिर गाड़ी रुक गई। वह इंजन की छत पर चढ़ गया। उस वक्त वह बख्तरबंद गाड़ी से बहुत दूर पहुंच चुका था। दूर कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी तक कोई पुलिस वहां पहुंची नहीं थी। रमेश सक्सेना अभी भी गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था और अभी भी बदस्तूर वापस धकेला जा रहा था। जोकर अभी भी गाड़ी पर चढ़ा हुआ था और हवा में नोट उछाल रहा था। लोगों में अभी भी आपाधापी मची हुई थी। धींगा मुश्ती हो रही थी। वह इंजन की छत से नीचे उतरा। उसने बच्चों को समझाया कि जब तक उनके माँ बाप उन्हें लेने न आए, वे रेलगाड़ी में ही सवार रहे। फिर वह पूर्वतः लंगड़ाता हुआ बख्तरबंद गाड़ी की तरफ भागा। फिर उसके देखते देखते बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ा जोकर नीचे कूदा और एक और भागा। हवा में नोट अभी भी उड़ रहे थे। हर किसी का ध्यान नोटों की तरफ था और हर कोई उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश में था। इसीलिए किसी का भी ध्यान उस जोकर की तरफ नहीं था। एक क्षण के लिए वह जोकर फेडरिको की निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन फिर अगले ही क्षण वह उसे दोबारा दिखाई दिया। वह मेरीगो राउंड की दिशा में भाग रहा था। फेडरिको ने महसूस किया कि अगर उसकी दोनों टांगें सलामत होती
तो भी वह भागकर उस जोकर के पास नहीं पहुंच सकता था। लेकिन मेरीगो राउंड के पास पेड्रो मौजूद था। वह एक क्षण को ठिठका। उसने अपने दोनों हाथ बोपे की तरह अपने मुंह के सामने किए और चिल्लाकर बोला, पेड्रो, पेड्रो, उस जोकर को पकड़ो। पेड्रो ने एक भी क्षण नष्ट न किया। वह फौरन अपने सामने से गुजरते जोकर पर झपट पड़ा। उसके हाथ में जोकर की एक बाह आ गई। जोकर का भागना बंद हो गया, लेकिन उसने एक ही झटके में पेड्रो से अपनी बाह छुड़ा ली। पेड्रो फिर उस पर झपटा। तभी जोकर के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। नहीं, फेडरिको आतंकित स्वर में चिल्लाया। जोकर की रिवॉल्वर ने कई बार आग उगली। फेडरिको भौचक्का सा सामने देखता रहा। दो गोलियां उसने पेड्रो की छाती में गश्ती देखी। उसकी रिंग मास्टर की पोशाक का कोट खून से रंग गया। एक चीख सुनकर उसका ध्यान पेड्रो से परे गोद में बच्चा उठाए एक औरत की तरफ गया। दूर से फेडरिको को खून की झलक तो मिली, लेकिन वह फिर भी न समझ सका कि गोली उसके कहाँ लगी थी। वह धड़ाम से जमीन पर गिरी, लेकिन उसने अपनी छाती से चिपके बच्चे पर से अपनी पकड़ ढीली न की। फेडरिको भीड़ से रास्ता बनाता, गिरता पड़ता फिर आगे भागा। समीप पहुंचकर सबसे पहले उसने तेजी से घूमते मेरी गो राउंड और जॉइंट व्हील की मोटर बंद की। फिर वह झपट कर जमीन पर पड़े बूढ़े पेड्रो के पास पहुंचा। उसकी छाती में से बल बल करके खून बह रहा था। पेड्रो, फेडरिको ने अपनी दोनों बाहों का सहारा देकर उसे तनिक ऊंचा उठाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। पेड्रो, मैं पेड्रो बड़ी कठिनाई से बोल पाया, मैं चला बेटा। नहीं पेड्रो, नहीं। तभी जय ललिता एंगर नामक नन्ही सी लड़की वहां पहुंची और अपनी खूबसूरत आंखें फैलाकर उत्तेजित स्वर में बोली, मैंने सब कुछ देखा था। आंसू वाले जोकर अंकल, उस खराब जोकर ने ठाई ठाई की थी, जिससे ये अंकल भी लेट गए और वे आंटी भी लेट गई। आंटी का बेबी रो रहा है। आंसू वाले जोकर अंकल। तभी मारिया भागती हुई वहां पहुंची। उसने घायल स्त्री की बाहों में से रोते हुए बच्चे को ले लिया और उसे अपनी छाती के साथ लगाकर चुप कराने की कोशिश करती हुई अपने पति के समीप पहुंच गई। वह घुटनों के बल अपने पति के पास बैठ गई और आतंकित भाव से पेड्रो को देखने लगी। यह बचेगा नहीं, फेडरिको असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला। इसकी छाती में 2 गोलियां लगी है। मारिया रोने लगी। पेड्रो, फेडरिको व्यग्र भाव से पेड्रो से संबोधित हुआ। तुमने उस जोकर को देखा? हाँ हाँ देखा, पेड्रो हाँफता हुआ बोला। देखते ही वह मुझे पहचाना हुआ सा लगा था। बेटा, मैं उसे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन मुझे अब याद आ रहा है वह कौन था। कौन था वह? छोकरा, छोकरा था वो। कौन छोकरा? पेड्रो ने उत्तर देने के लिए दोबारा मुंह खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें पथरा गई और गर्दन एक ओर लटक गई। पेड्रो, फिर भी वह उसके कंधे को जोड़ता हुआ चिल्लाया। तभी मारिया के गले से एक आतंक भरी चीख निकली। इससे पहले कि फेडरिको कुछ समझ पाता, किसी भारी चीज का प्रहार उसकी खोपड़ी पर हुआ। उसका बेजा सन्ना गया और दर्द की एक लहर उसकी खोपड़ी से शुरू होकर उसके सारे जिस्म में दौड़ गई। बड़ी कठिनाई से उसने गर्दन घुमाई तो अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए रमेश सक्सेना को अपने सिर पर खड़ा पाया। हरामजादे कमीने, रिवॉल्वर की नाल से उसकी खोपड़ी पर फिर प्रहार करता हुआ रमेश कहर भरे स्वर में चिल्लाया, कहाँ छुपाया है लूट का माल? कौन थे तेरे साथी? उसने एक और प्रहार किया। साले उल्लू के पट्टे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी लूटने की? उसने 2-3 बार
फेडरिको की लहूलुहान हो उठी खोपड़ी पर किए और फिर मारिया की तरफ घूमा। और तू हरामजादी कुतिया, तूने मेरे भाई को जहर दिया ताकि हमारा ध्यान बख्तरबंद गाड़ी की तरफ से बढ़ जाए। तेरा शरबत पीने से पहले तक मेरा भाई अच्छा भला था। हरामजादी, तूने ही उसके शरबत में जहर मिलाकर उसकी जान ली है। सुनील को डकैती की खबर अपने ही अखबार के सांझ संस्करण में पढ़कर हुई। सारी दोपहर वह प्रेस क्लब में अमेरिकन राजदूत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहा था। उसके बाद वहीं बैठकर उसने अपनी रिपोर्ट लिखी थी। शाम को जब क्लब में शाम का अखबार आया तो उसे मालूम हो सका कि मुगल बाग में इतनी बड़ी घटना घट गई थी और उसके लिए उसी जान जोरो माइलो फेडरिको और उसकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जिनका पिछली रात को उसने इंटरव्यू लिया था और जो उस रोज के अखबार में उसकी तस्वीरों सहित छपा था। अखबार के लगभग सारे मुख्य पृष्ठ पर डकैती की खबर छपी थी। ऊपर 1.5 इंच मोटे टाइप में बाएं सिरे से लेकर दाएं सिरे तक फैली सुर्खी थी। नेशनल बैंक की बख्तरबंद गाड़ी लूटी, 16 लाख रुपए का सफाया, 3 मरे। अखबार के दाएं कोने में एक 3 कॉलम चौड़ी तस्वीर छपी थी जिसमें जोकर की पोशाक पहने फेडरिको अपनी खूबसूरत बीबी को अपनी एक बाह के सुरक्षात्मक घेरे में लिए बैठा हुआ था। मारिया की गोद में एक रोता हुआ बच्चा था। उसके सामने जमीन पर एक खून से लथपथ आदमी पड़ा था और पृष्ठभूमि में मेरी गो राउंड दिखाई दे रहा था। सुनील ने जल्दी जल्दी खबर पढ़ी। खबर के अनुसार उस रोज सुबह लगभग 10:30 बजे मुगल बाग में नए खुले शॉपिंग सेंटर में हजारों लोगों की भीड़ के सामने नेशनल बैंक की रुपया डोने वाली बख्तरबंद गाड़ी लूट ली गई थी। चश्मदीद गवाहों का कहना था कि डकैती के दौरान कम से कम आधी दर्जन एक ही जैसी पोशाक पहने जोकर घटनास्थल पर हर तरफ दिखाई देने लगे थे। एक जोकर बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ गया था और मुट्ठियां भर भर कर नोट लुटा रहा था। प्रत्यक्षः वह हरकत डकैती की तरफ से जनता का ध्यान बटाने के लिए की गई थी और कामयाब रही थी। इस प्रकार लगभग 50,000 रुपए के नोट जनता में लुटाए गए थे। बाकी के 16 लाख रुपए डकैत लूट कर ले जाने में कामयाब हो गए थे। पुलिस के एक प्रवक्ता के कथा अनुसार उस डकैती के लिए कार्निवाल का जान जोरो गाइलो फेडरिको नामक गोवा की संचालक और उसकी पत्नी मारिया जिम्मेदार थे। डकैती की घटना से कुछ ही क्षण पहले मारिया ने गाड़ी के एक गार्ड उमेश सक्सेना को जहर मिला शरबत पिला दिया था, जिसकी वजह से वह घटनास्थल पर ही ढेर हो गया था। इसके अतिरिक्त सरस्वती देवी नामक एक लगभग 30 साल की महिला और कार्निवाल का पेड्रो नामक एक कर्मचारी डकैतों की गोलियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे थे। पुलिस ने फेडरिको और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। सुनील ने अखबार एक तरफ फेंक दिया और उठ खड़ा हुआ। एक स्कूटर पर सवार होकर वह ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंचा। वह न्यूज एडिटर के ऑफिस में पहुंचा। उसने अमेरिकन राजदूत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। राय ने रिपोर्ट में बिना कोई दिलचस्पी दिखाए उसे एक और सरका दिया और बोला, मुगल बाग की डकैती के बारे में मालूम पड़ा तुम्हें? पढ़ा, सुनील बोला। उसने अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाने लगा। डकैती के लिए उस आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसका कल रात तुम इंटरव्यू लेकर आए थे। मैंने पेपर में पढ़ा है। सुनील ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। अपने इंटरव्यू के दौरान वह आदमी क्या तुम्हें ऐसी खतरनाक दिन दहाड़े डकैती डालने में समर्थ आदमी लगा था? नहीं, मुझे ऐसा संकेत जरूर मिला था कि वह आदमी पैसे से तंग था, लेकिन इतना हौसलामंद तो वह मुझे नहीं लगा था
कि वह इतनी बड़ी डकैती डाल सकता। वह डकैती किसी अकेले आदमी का काम नहीं था। वह नहीं तो उसके संगी साथी हौसलामंद होंगे। हो सकता है इंटरव्यू के दौरान मुझे इतना जरूर लगा था कि वह जिंदगी से खता खाया हुआ, हालात से तंग, कुंठा शिकार आदमी था। एक बार आवेश में उसने ऐसा कहा भी था कि उसका जी चाहता था कि मोटी रकम हासिल करने के लिए वह किसी साहूकार का गला काट दे, किसी रईस का घर लूट ले या किसी बैंक में डाका डाल दे। लेकिन हकीकत में अगर अगले ही दिन उसकी वह डकैती की नीयत होती तो ऐसी कोई बात इंटरव्यू के दौरान वह अपनी जुबान से हरगिज न निकालता। लेकिन पुलिस डकैती के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि डकैती में उसका हाथ हो सकता है। वह अपनी पत्नी सहित गिरफ्तार हो चुका है। इस बारे में वह खुद क्या कहता है? वह तो अपने आप को सरासर निर्दोष बता रहा है, लेकिन ऐसा कहना उससे उपेक्षित ही है। आखिर 3 आदमियों की जान गई है और लूटी गई रकम अभी तक गायब है। वह अपना अपराध कबूल करेगा तो सीधा फांसी पर ही चढ़ जाएगा। अखबार में रिपोर्ट के साथ छपी तस्वीर किसने खींची थी? अर्जुन ने। अर्जुन ऑफिस में है, होगा, जरा बुलाओ तो। राय ने घंटी बजाकर चपरासी को तलब किया और उसे अर्जुन को बुलाकर लाने को कहा। 1 मिनट बाद अर्जुन भीतर दाखिल हुआ और बड़े अदब के साथ राय के सामने आ खड़ा हुआ। बैठो, राय बोला। अर्जुन सुनील की बगल में बैठ गया। अर्जुन, सुनील उससे संबोधित हुआ। डकैती तुम्हारे सामने पड़ी थी, मेरे सामने नहीं। अर्जुन बोला। यूं कहिए कि मेरी मौजूदगी में पड़ी थी। क्या फर्क हुआ? दरअसल मैं शॉपिंग सेंटर की इमारत के अंदर था। बहुत सारा हंगामा हो चुका था तो मुझे मालूम हुआ था कि बाहर क्या गुल खिल रहा था। आई सी। क्या देखा तुमने? एकदम कयामत का नज़ारा देखा गुरुजी। ऐसी मारदार, आपाधापी और छीना झपटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। कुछ नोट पब्लिक में लुटाकर वहाँ वह माहौल पैदा कर देना डकैती का सबसे मास्टरपीस आइडिया था। वहाँ नोटों की ऐसी लूट मची थी कि लोग पागल हो गए थे, अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। लोग हवा में तो नोट पकड़ ही रहे थे, एक दूसरे से नोट छीन भी रहे थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, आपस में मारपीट कर रहे थे। क्या बच्चे, क्या बड़े, हर कोई इसी कोशिश में था कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट उसकी गिरफ्त में आ जाएं। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो एक बारगी, वह भी भीड़ को काबू न कर सकी थी। पुलिस ने लोगों को नोट लूटने से रोकना चाहा तो लोग पुलिस पर ही टूट पड़े। बाद में वहां आंसू गैस छोड़ी गई और तब कहीं जाकर लोग छितराए और वहां शांति हुई। उस दौरान फेडरिको कहाँ था? क्या पता कहाँ था? पगलाए हुए हजारों लोगों में एक फेडरिको की ओर ध्यान देना कहाँ मुमकिन था? वैसे पुलिस का कहना है कि वह जरूर उस वक्त डकैती का माल कहीं छुपा रहा होगा। बाद में वह मुझे मेरी गो राउंड के सामने वैसे ही बैठा मिला जैसे वह पेपर में छपी तस्वीर में दिखाई दे रहा था। जरा पेपर मंगवाओ, सुनील राय से बोला। मेरे पास है, राय बोला। उसने एक ट्रे में से ब्लास्ट का उस रोज का इवनिंग एडिशन निकालकर सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने पेपर की मुखपृष्ठ पर छपी तस्वीर की तरफ से अर्जुन के सामने किया और बोला, यह फेडरिको के चेहरे पर और इसकी जोकर की पोशाक पर काली काली लकीरें कैसे खींची हुई है? यह खून है, अर्जुन बोला। खून? हाँ, उमेश सक्सेना नामक जो गार्ड जहर से मरा है, उसके भाई ने फेडरिको को बहुत मारा था। लोगों ने उसे पकड़ न लिया होता तो शायद वह फेडरिको को जान से ही मार डालता। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वह फेडरिको को ही
डकैती और अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। उसकी बीवी ने क्या कहा इस बारे में? उसे क्या कहना था? वह तो गूंगी है। आप शायद भूल गए। जी हाँ। अर्जुन खामोश रहा। तुमने वहाँ यही एक तस्वीर खींची थी जो छपी है? नहीं, और भी खींची थी। दिखाऊं? बाद में दिखाना। और क्या जाना तुमने वहाँ से? कुछ भी नहीं। तुमने वहाँ कितने जोकर देखे थे? मैंने तो इस बारे में खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पुलिस ने जब लोगों से पूछताछ की थी तो उन्हें बताया गया था कि वे कई थे। तुम्हें कितने दिखाई दिए थे? मुझे तो फेडरिको के अलावा एक वही और जोकर दिखाई दिया था जो बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ा नोट लुटा रहा था। यानी कि फिलहाल यह भी कहना कठिन है कि यह कितने आदमियों का काम था। जी हाँ। बख्तरबंद गाड़ी यूं लावारिस कैसे हो गई थी? यह भी डकैती की योजना का एक हिस्सा था कि बख्तरबंद गाड़ी लावारिस रह जाए। अच्छा। जी हाँ। गाड़ी के साथ 3 आदमी थे। एक मोहर सिंह नाम का ड्राइवर और उमेश और रमेश सक्सेना नाम के 2 गार्ड। उमेश जब जहर की वजह से तड़पने लगा तो वहाँ एक डॉक्टर पहुंचा था जिसने अपना नाम आहूजा बताया था। उसने मोहर सिंह को पड़ोस के एक डॉक्टर से स्टोमेक पंप लेने भेज दिया था। इस प्रकार तीनों में से 2 आदमी यूं बख्तरबंद गाड़ी से परे हो गए थे। तीसरा रमेश सक्सेना अपने मरते हुए भाई के सिरहाने बैठ गया था। उस वक्त उस बख्तरबंद गाड़ी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने भाई की ज़िंदगी लग रही थी। असल में तो उस गाड़ी के भीतर माल के पास होना चाहिए था, लेकिन अपने भाई के साथ गुजरे हादसे की वजह से वह अपनी ड्यूटी भूल गया था और गाड़ी को लावारिस छोड़कर भाई के पास पहुंच गया था। वो डॉक्टर क्या कहता है? कुछ भी नहीं। मतलब डकैती की आपाधापी में वह कहीं खिसक गया था। पुलिस को अभी तक नहीं मालूम हो सका है कि वह कौन था या डॉक्टर था भी या नहीं। कहीं वह भी तो डकैतों का संगी नहीं था? हो सकता है। पुलिस का इस संभावना पर विचार क्या है? शायद यह इनसाइड जॉब हो। यह इनसाइड जॉब नहीं हो सकता भाई साहब। बख्तरबंद गाड़ी का ड्राइवर मोहर सिंह यहीं नौकरी करता बूढ़ा हो गया है। गाड़ी में से एक तो मर गया, दूसरा बैंक का रुपया लूटने के लिए अपने ही भाई को जहर देकर मार डाले। यह नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो। कुछ क्षण खामोशी रही। इस सिलसिले में मेरे लिए क्या आज्ञा है? फिर सुनील राय से संबोधित हुआ। तुम फेडरिको से एक और इंटरव्यू हासिल करने की कोशिश करो। राय बोला। पुलिस मुझे उसके पास भी नहीं फटकने देगी। शायद फटकने दे। तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का फ़ोन आया था। वह आज सुबह के ब्लास्ट के फीचर सेक्शन में छपे फेडरिको के इंटरव्यू के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। यह तो वह खास तौर से जानना चाहता है कि ऐसा इत्तेफाक क्यों कर हुआ कि जिस आदमी का कल शाम तुमने इंटरव्यू लिया उसी ने अगली सुबह इतना बड़ा गुल खिला दिया। तुम मुझसे बात करो और बातचीत के दौरान इतना अच्छा माहौल पैदा करो कि वह तुम्हें फेडरिको से मिल लेने दे। सुनील, डू समथिंग, एनीथिंग, अंडरस्टैंड? सुनील खामोश रहा। सुनील, मुझे कल के पेपर में तस्वीर का गिरफ्तार आदमी की और का रुख छापना है। तुम आज रात तक किसी भी तरह मुझे फेडरिको का इंटरव्यू हासिल करके दो। पुलिस वैसे भी उसे प्रेस से छुपाए नहीं रख सकती। सुनील बोला। हो सकता है, लेकिन मुझे उसका इंटरव्यू आज चाहिए, अगले हफ्ते नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, यह काम तुम्हें करना ही है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं, तुमने यह काम। सुनील उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? राय हैरानी से बोला। वही जो हमेशा होता है। सुनील कठोर स्वर में बोला। क्या हमेशा होता है?
तुम्हें नहीं मालूम? अरे भाई, क्या तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई अटक गई है? अब यह एक ही बात बार बार दोहराता चला जाएगा। राय हड़बड़ाया। उसने आहत भाव से सुनील की ओर देखा और बेचैनी से पहलू बदला। तुम जरा मेरे साथ चलो, सुनील अर्जुन से बोला। अर्जुन उठा। उसने राय का अभिवादन किया और सुनील के साथ हो लिया। बाकी तस्वीरें कहाँ हैं? गलियारे से चलते हुए सुनील ने पूछा। मेरे बैग में है, अर्जुन बोला। आप अपने केबिन में चलिए, मैं लेकर आता हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वह अपने केबिन में पहुंचा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे छोटे कश लगाता हुआ अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। 2 मिनट बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसने एक खाली लिफाफा सुनील के सामने रख दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। सुनील ने बड़ी गौर से उन तस्वीरों को देखा, लेकिन उसके पल्ले कोई ऐसी बात नहीं पड़ी जिसका उसकी निगाह में कोई महत्व होता। एकाएक सुनील ने तस्वीरें वापस लिफाफे में धकेल दी और अर्जुन से पूछा। पुलिस को यह पक्का विश्वास है कि उमेश सक्सेना नाम के उस गार्ड को जहर मारिया ने दिया था? जी हाँ, अर्जुन बड़ी संजीदगी से बोला। इसी वजह से तो वह गिरफ्तार है। क्या ऐसा कोई चश्मदीद गवाह है जिसने उसे पाइनएप्पल जूस में उमेश सक्सेना वाले गिलास में जहर मिलाते देखा हो? ऐसा कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन गुरुजी, हालात बताते हैं यह हो ही नहीं सकता कि उसके अलावा किसी और ने उस गार्ड को जहर दिया हो। लेकिन फिर भी पहले जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बेहतर, अपनी तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि उन गोवानी पति पत्नी में और उमेश सक्सेना नामक उस गार्ड में पहले से ही रंजिश चली आ रही थी। फेडरिको का कार्निवाल पिछले हफ्ते तक नेशनल बैंक के लिंक रोड पर स्थित हेड ऑफिस की बगल में लगा हुआ था। सुनने में आया है कि वहां उमेश सक्सेना ने एक बार मारिया को छेड़ा था और बड़ी बेहूदगी से उसके गाल पर चिकोटी काट ली थी। अपनी बीबी की चीख सुनकर फेडरिको खून कर देने वाले अंदाज से उमेश पर झपटा था, लेकिन लोगों के बीच बचाव कर देने की वजह से कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट पाई थी। लेकिन फेडरिको ने उमेश को चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा कभी उसने उसकी बीबी को छेड़ा तो वह उसे जान से मार डालेगा। आज सुबह भी सुना है उसने मारिया के संदर्भ में फेडरिको को सुनाकर कोई उल्टी सीधी बात कही थी। फेडरिको ने पुलिस के सामने खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि अगर उमेश ने मारिया के साथ फिर कोई उल्टी सीधी शरारत की होती तो निश्चित ही खून खराबा हो जाता। लेकिन वैसा कोई खून खराबा हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन यह भी हकीकत है कि अपनी मौत से थोड़ी ही देर पहले उमेश मारिया के कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पर पहुंचा था। मारिया ने उसे मशीन में से निकालकर पाइनएप्पल जूस का एक गिलास दिया था। उसको पीकर उमेश कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एकाएक उसकी हालत बदतर होने लगी। उसके फौरन बाद ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। भाई साहब, इस बात के सैकड़ों चश्मदीद गवाह है कि उमेश की वह हालत मारिया का दिया हुआ पाइनएप्पल जूस पीने के बाद हुई थी। इस बात के भी कई चश्मदीद गवाह है कि जब उमेश मारिया के स्टॉल पर पहुंचा था तब और उसके पहले वह एकदम ठीक था। तब तक न उसने दम घुटने की शिकायत की थी और न ही पेट दर्द होने की। उसने तो वह जूस पिया, कुछ कदम आगे बढ़ा, एकाएक कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिरा, थोड़ी देर तड़पा और फिर मर गया। अब आप ही बताइए भाई साहब कि अगर आप पुलिस वाले होते तो आप इससे क्या नतीजा निकालते? लेकिन फिर भी भाई गड़बड़ है जरूर। वह बेचारी गूंगी असहाय औरत
किसी को जहर देकर मार डालने जैसा खतरनाक काम करने में समर्थ लगती नहीं थी। गुरुजी, यह तो पोस्टमार्टम से भी साबित हो चुका है कि उमेश की मौत जहर से हुई है। आप ही बताइए, अगर मारिया ने उसे जहर नहीं खिलाया तो किसने खिलाया? सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वह विचारपूर्ण रद्दा बनाए सिगरेट के कश लगाता रहा। फिर एकाएक उसने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई। मानसिंह भीतर आया तो उसने उससे इवनिंग न्यूज की एक कॉपी मंगवाई। यह तस्वीर देखो। सुनील मुख्य पृष्ठ पर डकैती की खबर के साथ छपी इकलौती तस्वीर अर्जुन को दिखाता हुआ बोला, यह तुम्हारी अपनी खींची हुई तस्वीर है? हाँ। अर्जुन तनिक आगे झुककर तस्वीर देखता हुआ बोला, क्या देखूं मैं इसमें? यह तस्वीर तुमने कब खींची थी? पुलिस के आने से पहले या बाद में? पहले। पुलिस घटनास्थल पर तो जल्दी आ गई थी, लेकिन गोवानी दंपति तक देर बाद पहुंची थी। अब तुम मुझे यह बताओ, अर्जुन की जो औरत बैंक का 16 लाख रुपया लूटने की योजना के अंतर्गत अभी अभी एक आदमी को जहर खिलाकर उसको बड़ी बेरहमी से खून करके हटी हो, उसको किसी औरत के रोते हुए बच्चे पर इतना तरस क्यों कर आया कि वह उसे उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी? अगर डकैती के लिए वे दोनों पति पत्नी जिम्मेदार थे तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी काम किसी मरते हुए आदमी के सामने बैठकर अफसोस करना और किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराना था, या डकैती का रुपया ठिकाना लगाने की कोशिश करना था? अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा। फिर एकाएक उसके चेहरे के भाव बदले। वह प्रत्यक्ष इत्मीनान की एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, गुरुजी, अगर वे गोवानी दंपति बेगुनाह निकले और पुलिस के चुंगल से छूट गए तो मुझे दिली खुशी होगी। मुझे भी, सुनील बोला। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने कमरे में मौजूद था। आओ, प्रभुदयाल उसे देखते ही बोला। आओ रिपोर्टर साहब। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।